Okay, our next topic is density of a crystal structure और density of a unit cell. हमें क्यूबिक जो यूनिट सेल है या क्यूबिक स्ट्रक्चर है आपका, उसकी डेंसिटी निकालेंगे। किसकी हेल्प से? उसकी एज लेंथ की हेल्प से निकालेंगे। तो अब सबसे पहले आपको पता होगा डेंसिटी क्या होता है, वो मास अपॉन वॉल्यूम होगा आपका। तो अब किसी यूनिट सेल का आपको मास या वॉल्यूम पता होगा और उसका क्या निकालना है, आपको डेंसिटी निकालनी है। अब डेंसिटी निकालने के लिए देखिए, डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल विल बी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब पहले एक बार कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। हम क्या लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में, एज लेंथ लेके चलेंगे। तो एज लेंथ मान के चलेंगे कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो हमने मान लिया कि जो उसकी आपकी एज लेंथ है वो ए पिकोमीटर है, ए पिकोमीटर। ध्यान रखना यहाँ, क्योंकि यूनिट सेल बहुत छोटी होती है, हमने उसकी जो एज लेंथ ली है वो पिकोमीटर में ली है। अब पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो a मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब जो यूनिट सेल है आपकी या स्ट्रक्चर है आपका, यूनिट सेल किसी भी टाइप की हो सकती है, सिंपल भी या बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी या एंड सेंटर्ड भी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या मान लिया कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो प्रेजेंट है वो हमने मान ली है यहाँ पर z। कितने माने हैं? z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब मान लीजिए जिस भी किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर वो यूनिट सेल है या कंपाउंड की है, जो भी है, तो जो एटम या कंपाउंड है हमने उसका एटॉमिक मास मान लिया है। मान लो उस जो एलिमेंट हमें दिया गया है उसका एटॉमिक मास दे रखा है कैपिटल M। क्या दे रखा है? कैपिटल M हमें एटॉमिक मास दिया गया है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होगी? मैंने पहले भी बताया आपको, मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का मास क्या होगा भाई? यूनिट सेल का मास वही है जो उसके अंदर पार्टिकल है उनका मास है, जो वही यूनिट सेल का मास है। अब पार्टिकल्स का मास कैसे निकलेगा? उसमें मान लो 5 पार्टिकल है, तो 5 पार्टिकल मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई एक जो आपका पार्टिकल है या स्फीयर है उसका मास या उस एटम का मास, तो एक एटम का मास मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। तो वही लिया है मैंने, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ वन एटम। अब एक एटम का मास मैं स्मॉल m मान के चलता हूं। देखो यहां जो मानना है वो एटॉमिक मास मानना है पूरे एलिमेंट का या फिर किसी कंपाउंड का जो मास आएगा, आपका एटॉमिक मास आएगा, वो बात अलग है। हमें यहां लेना है एक एटम का मास, तो एक एटम का मास मैंने मान लिया स्मॉल m। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे? z। अब ये स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में एक रिलेशन, भाई जो मास, एक एटम का मास कैसे निकालते हैं? टोटल आपका क्या एटॉमिक मास डिवाइड बाई क्या कर लेंगे? एवोगैड्रो नंबर। भाई किसी भी कंपाउंड के, एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है उसमें कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल होते हैं। तो एक एटम का, एक पार्टिकल का जब मास निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। एंड नोट से नोट किया है। अब ये सारी जो वैल्यूज हैं जो पहले से प्रिपेयर करके रखी हैं वो आप यहां रखिए। तो डेंसिटी के लिए रिलेशन आएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी रो से आप डिनोट करोगे, रो से डिनोट करेंगे डेंसिटी को, दैट इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कीजिए, मास z मल्टीप्लाई बाई m की वैल्यू z इंटू m। ये मास ऑफ यूनिट सेल है, देखो मास ऑफ यूनिट सेल z इंटू m। तो z तो मैंने रख दिया है, क्या है? z आपका नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। अब यहां देखिए इस m की वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं, m डिवाइड बाई n नॉट डिवाइड बाई, सारे के डिवाइड में क्या रखेंगे? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या है? a मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का आप क्यूब कर लीजिए। तो अब क्या आएगा आपके पास? तो वैल्यू आएगी z मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M मास ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड डिवाइड बाई a एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई n नॉट एवोगैड्रोस नंबर
एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर, ए का क्यूब हो जाएगा, सॉरी क्योंकि इसका क्यूब है सारे का, और मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर माइनस 30, 10 रेज टू द पावर माइनस 30 हो जाएगा यहाँ, और ये यूनिट आ जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा ये, नंबर ऑफ पार्टिकल और एटम्स इन द यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड डिवाइड बाई एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, उसका क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर, ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 30 जो दिया है। अगर यहाँ ये आपको पिकोमीटर में दी है तो आप यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, उसके लिए 10 रेज़ टू द पावर माइनस 30 आएगा, यहाँ आप कन्वर्ट करोगे 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। अगर ये आपके सेंटीमीटर में है तो आप वैसे के वैसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कन्वर्ट कर नहीं करेंगे। बट अगर ये पिकोमीटर में है, मोस्टली ये पिकोमीटर में दी होती है, तो आपका ये साथ में ये आपका कन्वर्जन फैक्टर आएगा, और फिर वो लास्ट में 10 रेज़ टू द पावर माइनस 30 यहाँ आ जाएगा। अगर ये पिकोमीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में पहले से है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कन्वर्ट ना भी करना चाहो तो फिर वो ग्राम पर आपका पिकोमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ध्यान रखना। बस ये आपका फॉर्मूला है, दैट इज ऑल अबाउट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। ओके ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट रेडियस रेशियो एंड वी विल डिस्कस अबाउट रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो होता क्या है और रेडियस रेशियो रूल क्या है, वो सब एक बार डिस्कस करेंगे। नथिंग, रेडियस रेशियो क्या है, सिंपल सी चीज है। आपके पास आयनिक सॉलिड्स में दो टाइप के आयन होते हैं, एक कटायन और एक अनायन। तो आपके जो कटायंस हैं और अनायंस हैं, उन दोनों की रेडियस का जो रेशियो है, कटायन और अनायन की रेडियस का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो, दैट इज कॉल्ड ए रेडियस रेशियो। रेडियस ऑफ कटायन आपकी R पॉजिटिव R प्लस से डिनोट की है, रेडियस ऑफ अनायन वो नेगेटिव होते हैं अनायन, तो R नेगेटिव से डिनोट की है। रेडियस ऑफ कटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अनायन, और यू कैन से रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन, दैट इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। अब यहाँ पर जो कटायन की रेडियस है वो हमेशा स्मॉल होती है अनायन की रेडियस के कंपैरिजन में, क्योंकि कटायन से एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, पॉजिटिव जो चार्ज है वो ज्यादा, वो पहले के जैसे उतना ही है। तो जो न्यूक्लियस है वो स्लाइटली ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट सेल को, इसलिए जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाता है कटायन का, और अनायन का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। तो कटायन का जो साइज है वो अनायन के साइज के कंपैरिजन में हमेशा स्मॉल ही होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां से जो ये रेशियो आएगा वो हमेशा लेस देन 1 आएगा, ऑलमोस्ट हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा। अब यहां से आप फाइंड आउट क्या कर सकते हैं वो देखिए। आप जितनी ज्यादा इस रेडियस रेशियो की, यहां से रेडियस रेशियो की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यहां से क्या पता चलेगा, रेडियस रेशियो ज्यादा तब होगा जब साइज ऑफ या रेडियस ऑफ कटायन ज्यादा होगी, और कटायन का साइज या रेडियस अगर ज्यादा है तो इसका साइज ज्यादा होगा, तो आपके पास जितना ज्यादा बड़ा साइज है स्फीयर का या कटायन का, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब वो उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से रेडियस रेशियो से हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसके अलावा हम जो सॉलिड है आपके पास, जो आयनिक सॉलिड है, उसमें आप स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर का टाइप क्या है उसके अंदर, वो किस टाइप का स्ट्रक्चर अरेंजमेंट रखता है अपने अंदर, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चर टाइप, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, that is called radius ratio rule. Once again I am going to repeat the relationship between radius ratio, coordination number and structural arrangement, that is called radius ratio rule. अब ये radius ratio rule क्या है और कैसे क्या बताता है उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। भाई हमने radius ratio की वैल्यूज को क्लासिफाई कर लिया है 4 अलग अलग पार्ट्स में। रेडियस रेशियो की वैल्यू जब 0.155 से 0.225 के बीच में होगी, 0.155 से 0.225 के बीच में होगी,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर वहां 3 मिलेगा, और जो स्ट्रक्चर टाइप होगा वो होगा प्लेनर ट्रायंगुलर। वो जो आपका स्ट्रक्चर का टाइप क्या होगा, वो प्लेनर ट्रायंगुलर। भाई एग्जांपल है कि किस किस में मिलता है वो सब देख लेंगे। रेडियस रेशियो की वैल्यू जब 0.225 से 0.414, 0.225 से 0.414 के इन बिटवीन होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 होगा, और जो स्ट्रक्चर टाइप होगा वो होगा आपका टेट्राहेड्रल। कंपाउंड में किस किस में प्रेजेंट होता है, कॉपर क्लोराइड में, कॉपर ब्रोमाइड में, या मर्क्यूरिक सल्फाइड में, वो आप देख लेंगे। याद करने हैं वो एग्जांपल्स की किस में कितना होता है वो आपको याद करने हैं। वहां से 0.414 से 0.732 थर्ड कैटेगरी है, 0.414 से 0.732 ये वाले में जब आपका रेडियस रेशियो की वैल्यू होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका बढ़ के 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज अप टू 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उस टाइम पे आपका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर टाइप या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विल बी ऑक्टाहेड्रल। और कंपाउंड्स में किसमें होता है ये, सोडियम आपका ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक्सेट्रा, वो सारे हैं। आप एग्जांपल्स वहां से याद कर लेंगे। और लास्ट पार्ट 0.732 से 1.00 मतलब 1 के इन बिटवीन 0.732 से लेके 1.00 ये इसके बीच में है तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के कितना हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ गई है तो साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्वियसली बढ़ेगा। आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 हो जाएगा। और जो स्ट्रक्चर टाइप है या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है दैट विल बी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, दैट विल बी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एंड एग्जांपल है आपका सीजियम आयोडाइड है, सीजियम ब्रोमाइड है, टोल्यूरियम ब्रोमाइड है, एक्सेट्रा। ये था आपका रेडियस रेशियो और रेडियस रेशियो रूल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ओके।